You're watching NewsX's special series, the Second Wave Superheroes, where we recognize the individuals and organizations for their selfless service during a devastating second wave of the pandemic. Our first guest is a well-known actor, Gurmeet Chaudhary, followed by a founder of an NGO, Every Infant Matters, and also a pediatrician, Dr. Radhika Batra, and last but not the least, Alina Alam, founder and CEO of Mitti Cafe. Listen in. During the second wave of COVID-19, actor Gurmeet Chaudhary arranged oxygen concentrators from Indonesia. Aimed at helping India fight the COVID pandemic, he launched the Gurmeet Chaudhary Foundation. He travelled to places far and wide to help activate COVID-19 relief efforts. NewsX proudly recognizes second wave superhero Gurmeet Chaudhary. Hello and welcome, I'm Uday Pratap Singh. You're joining us on a brand new interview as part of our NewsX Second Wave Superhero Special Series, where we are highlighting the great work done in this very difficult time. Joining us today is a very special guest, who you of course know as a very well-known and successful actor, but he has really been doing his bit to help save lives in this COVID pandemic. Gurmeet Chaudhary is live with us. Gurmeet, welcome to NewsX. Firstly, thank you for being with us. Thank you so much. Thank you. ग्रेट टू हैव यू एंड जैसे मैंने कहा आपने बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं इस साल, पिछले साल, तो बधाई देते हैं आपको। बात करेंगे उसके बारे में, मगर पहले आपको पूछना चाहूंगा मैं कि प्रेरणा कहाँ से मिली, ऊर्जा कहाँ से मिली टू डू दिस गुड वर्क, गुरमीत, एट दिस टाइम? देखिए, मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि जब लोग मुझसे पूछते हैं कि अचानक इतना सब कुछ कैसे हुआ, तो देखिए, हम हर कोई मदद करता है, लेकिन एक बार आप मदद कर देते हैं, लेकिन दोबारा आप अपने रूटीन में आ जाते हो। और क्योंकि मदद करना ये एंड नहीं हो सकता इसका। और जो कोविड में जिस तरीके से हमने मदद किया, वो बैक टू बैक किया है। देखिए, मदद मैं हमेशा बचपन से करता रहा हूँ, कुछ ना कुछ करता रहा हूँ। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि और जब मैं एक्टर बना तो मुझे हमेशा ऐसा लगा कि भगवान ने इतना कुछ दिया है, एक ताकत दी है। आप जब कुछ करते हो तो लोग सुनते हैं, तो क्यों ना उसको अच्छे तरीके में अच्छी जगह पे यूज किया जाए। बस कोविड का जब मेरे पास जब वीडियोस आने लगे, जब लोग रिक्वेस्ट करने लगे, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये टाइम है जहाँ पे लोगों को जरूरत है। अगर हम थोड़े लोगों की भी मदद कर पाए तो वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और वहां से ये शुरुआत हो गई। जी बिल्कुल। एंड इट स्प्रेड सो फास्ट, इजंट इट गुरमीत? शायद पहले आपको कुछ रिक्वेस्ट आते थे, फिर देश भर से रिक्वेस्ट आने लग गए, एंड यू आल्सो स्टार्टेड हेल्पिंग पीपल विद मेडिसिन्स, यू नो, ऑक्सीजन, हॉस्पिटल बेड्स, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स नाउ एज वेल। तो काफी, यू नो, आप बहुत ही रैपिड पेस में स्प्रेड हो गया है। बिल्कुल। जब शुरुआत की थी तब तो हम छोटी सी एक टीम थी और हम सब मिलके कर रहे थे। लेकिन क्योंकि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया की बदौलत हम लोगों ने बहुत लोगों की हेल्प की है। जिस तरीके से लोग कांटेक्ट करते थे, और मुझे एक टाइम ऐसा लगा कि पता नहीं अकेले कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि करने को बहुत कुछ था, बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट भेजते थे। फिर मुझे लगा कि अगर हमें कुछ वॉलंटियर्स मिल जाए, कुछ दोस्त मिल जाए, कुछ ऐसे लोग मिल जाए। और लकीली मैं आपको बता दूं कि पूरे इंडिया में, हिंदुस्तान में इतने लोग थे, मिलजुल के आगे बढ़े और एक दूसरे की हेल्प करते रहे। अभी मेरे पास, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी फैमिली इतनी बड़ी हो गई है, मेरी टीम की, और हम लोग बस बैक टू बैक कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं और आगे कुछ करना है। इसलिए गुरमीत चौधरी फाउंडेशन भी मैंने खोल लिया है, ताकि ऐसा ना हो कि क्योंकि हम एक्टर हैं, हम काम में भी काफी बिजी रहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये तो जो हमने 2-3 महीने काम किया है, मैं चाहता हूँ कि जिंदगी भर मैं लगा रहा हूँ। तो ये कंधों पे एक ऐसी जिम्मेदारी मैंने ले ली है, और बहुत खुशी होती है इस बात को सोच के कि मैं देश के लिए थोड़ा भी कुछ काम आ पा रहा हूँ। जी, मैं फाउंडेशन पे आऊंगा, मगर मैं ये भी पूछना चाहूंगा दैट इट्स नॉट जस्ट इंडिया, बट यू नो, यू डिसाइडेड टू कोलैबोरेट इंटरनेशनली आल्सो, इंडोनेशिया के साथ भी, वहां से भी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स आप लेके आए। हाउ डिड दिस कोलैबोरेशन हैपन? पहली तो ये बात है कि मैंने जो भी किया है, ये सिर्फ अकेले का नहीं है। मेरे पीछे जो मेरे लोग थे, मेरी टीम थे, मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि
मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये तो मेरे पीछे जो मेरी टीम, इतने लोग थे, इन्होंने काम किया। मैं तो एक सूत्रधार की तरह बस लोगों को जोड़ता चला गया। मुझे एक आइडिया है, क्योंकि मैं इंडोनेशिया में काफी परफॉर्म कर चुका हूँ, काफी बार मैं वहां पे जाता हूँ, काफी लोग मुझे वहां पे पसंद करते हैं, लोकल्स भी काफी लोग मुझे पसंद करते हैं। और ऐसे अलग अलग देश में हम एक्टर जाते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि क्यों ना हम ऐसे एनजीओ से टच में आए वहां के, जो इंडियंस भी हो और या फिर इंडोनेशियन भी हो। क्या वो मेरी मदद कर सकते हैं? क्या हम वो इंडिया की मदद कर सकते हैं? और वहां से मैं इंडिया क्लब जकार्ता के टच में आया। वहां पे बहुत सारे इंडियंस हैं जो काफी वहीं पे पैदा हुए हैं, लेकिन उनका दिल अभी भी धड़कता है हिंदुस्तान के लिए। उनसे बात हुई, और जब हमारी मुलाकात हुई तो मैंने कहा कि मुझे मदद चाहिए, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। और इस तरीके से ये कोलैबोरेशन हुआ, और इंडिया क्लब जकार्ता ने हमने हमने इतने सारे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर यहाँ पे इंडिया में मंगवाए हैं। और अभी वो धीरे धीरे छोटे छोटे गाँव में, ऐसे हॉस्पिटल हैं गाँव में जहाँ पे बेड्स तो हैं लेकिन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। तो वहां पे हम थोड़ा थोड़ा भिजवा रहे हैं, और इंडिया क्लब जकार्ता और इंडोनेशिया ने काफी आगे बढ़ चढ़ के मेरी मदद की। Fantastic. And I want to also talk about hospital. जैसे आपने हॉस्पिटल्स का जिक्र किया, आपने एक मेकशिफ्ट हॉस्पिटल भी तैयार किया in no time in नागपुर। तो वो कैसे अनुभव था? Because this was one thing that was really lacking. बहुत लोगों ने भी ये कहा कि हम फटाफट अडेप्ट नहीं कर पा रहे। अब्रॉड में ये मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स बहुत जल्द तैयार किए जाते हैं। आपने एक ऐसा ही मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बहुत ही फुर्ती से तैयार किया नागपुर में। Tell us about that process. पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि क्यों हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट है। अगर आपकी सोच अच्छी है और सच्ची है और दिल से आप कुछ चाहते हो तो जरूर हो जाता है। मैं काफी टाइम से सोच रहा हूँ, हम सभी जानते थे कि हमें मेकशिफ्ट हॉस्पिटल प्लान करना है, जितना ज्यादा हो पाए हम उतना इलाज कर पाएंगे। उसी तरह मैं डॉक्टर सैयद और उनकी यंग जो डॉक्टर्स हैं, उनकी टीम थी डॉक्टर सैयद, उनसे मेरी मुलाकात, उनसे मेरी बात हुई। और हम लोगों ने एक्चुअली, मैं तो हमेशा बोलता है मैंने ये कुछ किया नहीं, ये डॉक्टर सैयद उनकी टीम थी। बस देखिए, मेरा सपोर्ट है, मेरा साथ वहां पे है। और वहां पे मेकशिफ्ट हॉस्पिटल हम सब ने मिलके खोला है, और भी हमारी अभी मदद चालू है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मैं इनफैक्ट वहां पे भिजवा रहा हूँ। तो ये सारी जो टीम थी यंग डॉक्टर्स की, आपको मैं बता दूं कि ये जो यंग डॉक्टर्स हैं, जो डॉक्टर्स जिस तरीके से काम है, एक्चुअल हीरो वो लोग हैं। क्योंकि मैं नागपुर में खुद गया हूँ। इस पेंडेमिक में हम सभी घर पे बैठने को हमें कहा गया था, लेकिन मुझे लगा कि इतनी जब मदद कर रहे हो तो आपको ग्राउंड रियलिटी भी जानना बहुत जरूरी है। और मैं फिर नागपुर में गया, वहां पे बहुत सारे डॉक्टर्स और बहुत सारे लोगों से मैं मिला, डॉक्टर सैयद से मिला। हम लोगों ने वहां पे हॉस्पिटल हमने खोला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर डॉक्टर सैयद जैसे यंग डॉक्टर्स ना हो, और बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स जो दिन रात काम कर रहे, तो उनके बदौलत ये हॉस्पिटल हो पाया जी। एंड इट्स नॉट जस्ट महाराष्ट्र तो आपकी कर्म भूमि है, मगर आपने यूपी में भी काम किया, आपने बिहार में भी काम किया। दिस ग्रैंड हॉस्पिटल प्रोजेक्ट, इसके बारे में जरा बताइए। एंड योर वर्क ऑफ कोर्स इन पटना, लखनऊ और दीज टू स्टेट्स। देखिए, जब इस कोविड में दौरान मैं जब लोगों की हेल्प करने लगा, तो मुझे एक चीज समझ में आई कि हमारा मेडिकल केयर सिस्टम अच्छा है, लेकिन और बेहतर हो सकता है, काफी बेहतर हो सकता है। देखिए, हमें ये समझना होगा कि हमारा जो पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा है। अगर ज्यादा लोग आ जाएंगे तो मुश्किल कहीं भी हो सकता है। हमें पहले तो एक चीज दिमाग में, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों ने बाहर में बात किया कि इंडिया में इतना प्रॉब्लम हो गया, लेकिन बाहर के देशों में भी जब फर्स्ट वेव आया, सेकंड वेव, वो सभी लोग हिल चुके थे। हम इंडिया ने 2-3 महीने में कंट्रोल कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस दौरान मुझे समझ में आ गया कि हमें मेडिकल केयर सिस्टम स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं इमोशनली इसमें कूदा था, तो मुझे लगा कि क्यों ना हम ऐसे हॉस्पिटल क्या हम खोल सकते हैं। क्या हम छोटे छोटे शहरों में एक बड़ा हॉस्पिटल खोल सकते हैं आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये एक मेरा विजन है, थोड़ा बड़ा विजन है, इसके लिए 1 साल, 2 साल, 5 साल भी लग सकते, क्योंकि ये मेरा फील्ड नहीं है। तो मैंने जब अपनी टीम से, अपनी फैमिली, अपने दोस्तों से बात की, तो उन्होंने कहा कि आपका विजन बिल्कुल सही है, अगर आप कूद पड़ते हो तो हम सभी आपके साथ हैं। और वहां से ये शुरुआत हुई है। अभी बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। तब तक हमने मेकशिफ्ट नागपुर में तो खोल ही दिया है। तो ये मेरा एक विजन है, ये कि हर शहर में, छोटे छोटे शहरों में, ताकि छोटे छोटे गांव के जो लोग हैं वो वहां पे आ सकें। तो ये मेरा विजन है। इसमें बस सबका आशीर्वाद चाहिए, सबकी ब्लेसिंग्स चाहिए, ताकि ये मैं काम और आगे बढ़ चढ़ के कर पाऊं जी। एंड जैसे आपने पहले कहा कि लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि बड़ा मुश्किल काम है या हो नहीं पाएगा या हमसे नहीं हो सकता, ये सरकारों की ही जिम्मेदारी है। बट ऑल्सो आई कम टू दैट ऑल्सो इन द एंड गुरमीत। मगर मैं ये भी आपसे पूछूंगा कि फर्स्ट इट वाज ओनली यू, फिर आपकी टीम साथ आई, आपके दोस्त, आपकी फैमिली,
अब एक पूरा फाउंडेशन भी आपने शुरू कर दिया है, गुरमीत चौधरी फाउंडेशन. टेल अस अबाउट क्रिएटिंग दिस फाउंडेशन, और क्या आगे भी इस जर्नी को आप टेक फॉरवर्ड करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। इस दौरान जब हेल्प किया तो मुझे एक चीज ये भी समझ में आ गई कि अभी लाइफ नॉर्मल हो रही है, हम कोविड से थोड़ा बच रहे हैं और ठीक हो रहे हैं, तो लाइफ में शूटिंग काम सब स्टार्ट हो जाएगा और हम एक्टर्स की लाइफ काफी बिजी होती है, काफी मेहनत का काम होता है. तो मुझे एक चीज सताने लगी मेरे दिल में, पता नहीं मैं कुछ मिस करने लगा. मुझे लगा कि काम स्टार्ट हो गया है, प्रमोशन स्टार्ट हो गया है, मैं जो लोगों की मदद कर रहा था, जो खुशी मुझे मिल रही थी, क्या ये खुशी क्योंकि मैंने हमेशा हर जगह कहा है कि मेरी फिल्म कितनी भी बड़ी हिट हो जाए, लेकिन जो खुशी लोगों की मदद करने में, और कुछ लोग मुझे फोन करके बोलते हैं कि आपने हमारी जान बचा ली या आपने हमसे बात की, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. जिस तरीके से ब्लेसिंग्स मिलती है, वो एक्सपीरियंस मैं कभी कभी नहीं ले सकता, कितनी भी बड़ी हिट मैं दे दूं. फिर मैं मिस करने लगा, मुझे लगा कि मैं और क्या कर सकता हूँ. फिर मेरे दिमाग में आया कि क्या हम एक फाउंडेशन, गुरमीत चौधरी फाउंडेशन खोल सकते हैं, ताकि मेरी कंधों पे एक जिम्मेदारी रहे कि मैं जिंदगी भर लोगों के लिए मदद कर सकूं. सिर्फ कोविड नहीं, आम जनता के लिए, किसी भी फील्ड में, चाहे वो हॉस्पिटल हो, एजुकेशन हो, गरीबी हो, हम क्या इसको बड़ा कर सकते हैं, क्या हम शुरू कर सकते हैं. और वहां से गुरमीत चौधरी फाउंडेशन का जन्म हुआ है और हमने शुरू कर दिया. और सबसे खुशी की बात है कि हमने कल परसों ही कुछ लोगों की मदद की है इस फाउंडेशन से. एकदम शुरुआत है और इतनी खुशी होती है, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं और एक्चुअली दिल से मैं बताना चाहता हूं कि काफी दफा ऐसा होता है, बहुत लोग, जब मैं फाउंडेशन खोल रहा था तो सब लोगों ने बोला कि यार पैसा कहाँ से आएगा, इतना कैसे, क्योंकि हम अपने जेबों से, सब लोग, देखिए मैं नहीं, आप, हम सबने अपने अपने हिसाब से सबकी मदद की है कहीं ना कहीं, और सबने की है. तो सबने बोला कि इतना कैसे आएगा. मैंने कहा कि यार एक बार खुल जाएगा ना तो रास्ता अपने आप निकल जाएगा. और कभी एक दफा, बहुत दफा ऐसा होता है कि मुझे कुछ ब्रांड का कॉल आता है, किसी का बजट नहीं होता है, हम, होता है कि हमारा एक बजट होता है कि हम इस बजट पे काम करेंगे, या इतना बड़ा ब्रांड हो, या जो अपना जो प्लानिंग होता है हर एक्टर का, तो मैं बहुत सारी चीजें मना कर देता था कि बजट नहीं है यार, इतने बजट में तो मैं नहीं करता. वो हर 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 किसी का होता है. बट जब फाउंडेशन मैंने खोला, आप देखिए, जब मुझे एक कॉल आया, बोला कि सर हमें आपके साथ, हम बहुत चेज कर रहे हैं, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, ये हमारा ब्रांड है, लेकिन इतना बजट नहीं है. तो मैंने बस ना बोलने वाला था, लेकिन मेरे दिमाग में आया कि यार मैं, ठीक है बजट नहीं है तो आप एक काम कीजिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, आप इस फाउंडेशन में दे दीजिए पैसे, आपका मैं शूटिंग कर दूंगा, आपका मैं काम कर दूंगा, आपका प्रमोशन मैं कर दूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए. आपका ये बजट है ना, आप इस फाउंडेशन में दे दीजिए. उससे किसी की, बेसिकली अपना जो पैसा कम करके मैं उस फाउंडेशन से हेल्प कर रहा हूँ. और अभी तक मैं आगे आया नहीं कि मुझे फाउंडेशन में कुछ चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी तरफ से ही ऐसा कुछ हो पा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है. नहीं, ग्रेट. एंड ये एक अपील है, सारे लोग देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, कंपनीज भी देख रहे हैं कि कम वर्क विद गुरमीत चौधरी एंड वर्क विद गुरमीत चौधरी फाउंडेशन एंड यू विल बी एबल टू मेक अ डिफरेंस. तो बधाई देते हैं आपको गुरमीत, एंड फैंटास्टिक, आपने साबित कर दिया है कि आप रील के ही हीरो नहीं, रियल के भी हीरो हैं. एंड वी विश यू heroes. And amidst all the chaos that we have been fighting, as India is currently grappling with the devastating second wave of COVID-19, and with all the heartbreaking stories of people trying to save their loved ones, there were few people who stepped out of the comfort zone and started helping the people around them. Today we have one such guest with us. Dr. Radhika Batra joins us. Thank you so much, Dr. Radhika, for joining us today on the show. And let me tell you that, let me tell our viewers that Dr. Radhika Batra runs an NGO called Every Infant Matters. She's also a doctor at ESIC Hospital. Along with that, she was also a part of a COVID task force, which was helping people in finding ventilators, life-saving medicines, beds, and she has around 160 volunteers and helped around 13,000 calls. So thank you so much, Dr. Radhika Batra, for joining us today. You're doing an incredible job. Thank you so much for having me, Diksha, and thank you for highlighting the work that my volunteers have been doing with so much dedication in the last 1 month. So yeah, I'm very happy to be here and speak about the COVID task force of Every Infant Matters. Yeah, so let us begin by talking about how did you come up with this idea of COVID task force? Because you're already a doctor, you're already running an NGO. How did you come up with this COVID task force at such an expansive way?
It's a very interesting story. This is back in the mid of April, I think 10th or 11th of April, bang in the middle of when the second wave had peaked, in Delhi. And it was a horrible scenario. Everybody around was getting it. And unfortunately, my grandparents, also, my grandfather was 94 and my grandmother is 87. They both got the virus. And subsequently, me and my mother, we also got infected. So me and my mother, of course, were vaccinated and we had a milder form of the illness. But my grandparents being really old, they needed hospital admission, they needed remdesivir, they needed all the, everything which was not available at the time. There was no hospital bed to be found. There was no medicine to be found. Once we got the bed, there were no supplies in that particular ward. So, we were just in such a helpless position that we were scrambling around, making 100 phone calls, pulling every string possible to get my grandparents what they needed. And that just made me feel, that I come from a very privileged medical background. Both my parents are doctors. I myself am a doctor. I have 6 doctors otherwise in my family. And yet we are scrambling around, running from pillar to post, trying to get the basic essentials that a COVID patient in today's day and age will need. So that just made me really wonder, what is happening? What is the plight of the common man, the people who don't have the resources and the connections that I have? So that just, affected me on a personal level, and it sort of inspired me and encouraged me to do something about that problem, specifically because I was in quarantine and I wasn't able to work on the front lines for those 14 days. So I just thought there's no better utilization of my time than to spearhead a movement. So as to say, a movement which would be helping people and a movement which would get people what they need, so that ultimately no patient has to die or has to suffer because of lack of resources, and no loved one has to feel the way I did. For my grandparents, that feeling of sheer helplessness of not being able to help your near and dear ones, even though we have resources, we have money, it's not available anywhere. It's a humanitarian crisis, like the news channels are calling it. So that was the concept behind it. And then subsequently, SOS calls started pouring in from my friends and extended family, because they all knew that we are doctors. And then the word spread that we are helping people. And more volunteers came up and said, ma'am, we want to join you. Because I think the youth at the time was very, very inspired to help people, and they wanted to verify leads. They wanted to reach out to people who were suffering. There were doctors, there were students, there were venture capitalists, vice presidents, everybody, all ages. I think my youngest volunteer would be 17. The eldest would be maybe in their 40s. And it was just incredible the way the community grew from 6 people to 165 people. The number of SOS calls grew. There was a time when we were not sleeping in the night. There were times when most of us were up all night helping a lady in Bareilly who's stranded outside a hospital with her son, who's not getting any help and who's stranded there with no money. We've had all kinds of heartbreaking experiences and all kinds of success stories as well. I'm very proud of my volunteers. So this is how it came into existence. And I'm very proud to tell you that we've answered till date 12,700 SOS calls. We've arranged hospital beds with oxygen. We've arranged ventilators. We've arranged ECMO. We've arranged home ICUs, ambulances, plasma, blood products, everything, And of late, we've been helping people book their vaccine slots, because that once the wave had abated a little, that was the next need. Vaccine slots were not available. So our volunteers have been helping people book them. So yeah, this was the story behind the task force. And I just hope, that such a scenario never comes into play again, that gives us this level of anxiety. Challenges, it was not an easy time. One of the other challenges that we faced was that, hospital beds were filling up as soon as, as we're speaking, the beds would fill up. Like there were 3 beds available, but by the time the patient got there, the beds had filled up. So, the patient's attendants would come back and shout and, get a little agitated and angry at the volunteers that, we went all the way, we spent money on the ambulance and we couldn't get the bed and it's all your fault. So
these were all challenges we faced. We couldn't really blame the family because even they were in such a stressful position, but we were just trying to do our best. This was one of the challenges that we faced. Your grandfather must be very proud of you and the COVID task force that you have extensively built up and helped so many people. It's incredible, and thank you for doing selfless service, and thank you for thank you to your volunteers for doing their best. I think they're doing an incredible job. 24/7 they are at it, and I'm so proud of them. And they are so young, and they are so enthusiastic about it, and they take a personal vested interest in every single patient. It's incredible. It's magic. Sometimes I feel shocked, how did this even happen? It was just 6 people. Yeah, we all are proud of them, and we all are proud of you. Thank you so much for joining us today, and thank you for your selfless service. It's an amazing job that you all are doing right now, and we are so honored to have you on our show today. Thank you so much. Thank you, Dr. Radhika. During second wave of COVID-19, Mitti Cafe's team of adults with physical, intellectual and psychiatric disabilities decided to help India's poor and vulnerable population. They served over 13.5 lakh Karuna meals during the second COVID wave. Mitti Cafe trains and provides employment to adults with disabilities. Musex proudly recognizes second wave superhero Alina Alam and her team. Hello and a warm welcome to Musex's Second Wave Superheroes. I am Ajit Chauhan and today I'm joined with Alina Alam. She's the founder and CEO of Mitti Cafe. Alina and her team has been doing some great work. They in fact extended help to the society during the second wave of coronavirus. Welcome to the show, Alina. Thank you so much. It's my pleasure. Please start by telling our viewers that how exactly were you able to help people during the second wave? Sure. So we run a chain of cafes that are completely managed by wonderful adults with physical, intellectual and psychiatric disabilities. We have over 16 cafes, and last year when the pandemic hit the world around March, it gives me immense pride to say that our team of adults with disabilities cooked and served over 16 lakh meals to the poorest of the poor, to the most vulnerable. It actually started from one of our employees with cerebral palsy and autism. He came and he told us that there are people who are hungry, and that the fact that we know how to cook, and if we start feeding people, his vision, this boy with autism, his vision was that nobody will stay hungry. And we started with a few hundred meals, and today we are, over 16 lakh meals that have been cooked and served by a team of adults with disabilities to the most poor and vulnerable. Whether it is our single-handed warrior Murthy who works with one hand, or Lakshmi, she can't hear or speak. She's a single mother of 2 children, only earning member of her family. Or Gauri with 100% visual impairment, Hemant with cerebral palsy, or Sadiq on his wheelchair. All of them are working relentlessly hard to ensure that not one life that we can save is lost because that person was hungry. I think the kind of motivation that I see in my team, and we hundreds of adults with disabilities who are cooking, packing and serving these meals to the most needy. And today, if they can, cohort that we would always feel that persons with disabilities would only need support. But this is what can happen if you have faith in them, if you give them the right kind of an environment to grow, if you empower them. Not only can they serve themselves, but then they can serve the nation in need. And that is my motivation. Any expectations that you have from authorities, that how can authorities support causes like yours? Right. So I strongly believe in a participatory approach for solving any problem. While policies can be made, and while the plea from the government would be to extend as much relief as possible, but at the same time, at the community level, the strength that we have is often something that is ignored. Where
communities can come together to bring about change, to help people, to support their near and dear ones, and people around them in need. I think when that kind of awareness about the power of every individual can be created, the kind of awareness would really lead to a lot of change. Absolutely. Thanks for making that point. Also, are you open to taking volunteers, or how can people really support your cause, and how can youngsters, associate with you? So, we always excited to get in, young blood into the organization, and passionate people who really want to bring about a change. There is scope to do so much, and if we do that together, I think we would be unstoppable. And for anybody who wants to volunteer, intern with us, lend any kind of support, whether to us or individually or collectively with other groups, do it. This is the time that the country needs all of you. We welcome you all to join us, but we urge you to join any initiative that can bring about some measurable social change, because you have that power to do it. And what is extremely important is, the fact that we should never underestimate the power of the community. For us, we started with a few hundred meals, and we didn't even know from where we were going to get funding. And then, we had NSR Cell at IIM Bangalore. They came forward with the professors from IIM Bangalore. They initially helped us to serve thousands of meals. And, today, right from 10 rupees to lakhs is what people, help us with, in cash, in donation, in kind, to be able to do the kind of work that we're doing. And for that, we are always grateful to the community. It is extremely important that we understand that our country has never needed us more. And when I say us, it means, our unity, our brotherhood, our compassion, the love that we have for each other, irrespective of our religion, caste, creed, gender. Let us celebrate unity and diversity. Let's fight this, wave and everything that comes together, because if we are united, nothing can beat us. So thanks, Alina. Thanks for joining us today. And thank you for the work you've been doing for the society. Please come back. We need people like you. Thank you. Thank you so much. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.